अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। बेटा, एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले फीडबैक देने की। अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो डू लेट मी नो। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट लेट मी नो, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? जी सर, जी आ सर। रही है। ओके बेटा, कीप योर माइक्स ऑफ। ओनली वन पर्सन विल अनम्यूट माइक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। So our today's topic is performance measures. परफॉर्मेंस मेजर क्या चीज़ है, पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ हम स्पेसिफिकेशंस लगाते हैं। एक प्रोसेस हो रहा है, वो ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा, उसका आउटकम हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, उसके लिए हम कोई क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। एक स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम ग्रेड्स लगाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइम पे उसको टेस्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्टूडेंट की वैल्यूएशन हो जाती है, क्या जिस काम के लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है उस काम करने के वो काबिल हो गया है या नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे की जा सकती है, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह से जो प्रोसेसेस होते हैं आपकी इंडस्ट्री में, जो काम हो रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं। 2000 कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजर्स। वो कैसे बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए क्या परफॉर्मेंस मेजर्स बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और फिर कुछ हम परफॉर्मेंस मेजर्स की प्रेजेंटेशंस कैसे की जाती हैं वो हम देखेंगे आज के लेक्चर। सो परफॉर्मेंस मेजर इज वन कंसेप्ट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देयर इज अ फ्रेज दैट मैनेजिंग बाय फैक्ट रादर देन बाय गट फीलिंग्स, कि आपने प्रोसेसेस को मैनेज करना है फैक्ट्स के थ्रू। प्रोसेस एक ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसके फैक्ट्स आपने लेने। जैसे आप वीविंग में हैं, आप प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो प्रोडक्शन का एक मेजर हो सकता है आपने कितने मीटर कपड़ा बनाया, हर रोज का आप कंपैरिजन करते हो। एक मेजर ये हो सकता है कि एनर्जी कंजम्पशन कितनी हुई है। बेटा ये माइक ऑफ करें। इस तरह के और मेजर्स के आपने इन्वेंट्री टर्नओवर्स कितने हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी स्टोर हुई है। इसी तरह से और बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। सॉरी मैं बिजी हो गया था बेटा। तो हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं? प्रोडक्शन की हमने बात की है, क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का है, सेल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लायर्स हैं, आपकी कस्टमर है। इन सब की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिनको मेजर करते हुए हम बता सकते हैं कि ये वाली क्वालिटी इसमें है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है या ठीक नहीं जा रही। तो इसको आप कुछ रिपोर्ट्स लोगे, कुछ डेटा कलेक्ट करोगे, इनकी बेस के ऊपर आप इंडिकेटर्स लगाओगे कितना आपके पास आउटकम आ रहा है, परफॉर्मेंस आपकी प्रोसेस की कैसी आ रही है। मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परफॉर्मेंस मेजर्स इज लाइक कैप्टन ऑफ शिप नेविगेटिंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। एक कैप्टन शिप चला रहा है, उसके बाद नेविगेशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो जिस अंदाजे की बेस के ऊपर कभी इधर को करता है कभी उधर को करता है, तो शिप को अपनी डेस्टिनेशन पे वो नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह से आपके प्रोसेसेस राइट डायरेक्शन में सही प्रोडक्ट बनाने की तरफ नहीं जाएंगे जब तक आपको उसके हर स्टेप के ऊपर परफॉर्मेंस मेजर करने का क्राइटेरिया नहीं होगा। परफॉर्मेंस मेजर ऑब्जेक्टिव्स। हम परफॉर्मेंस क्यों मेजर करते हैं, अभी थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि कुछ चीज़ों का हमने इवेल्युएट करना होता है। अब हम डिटेल से उसको पढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर्स बनाए क्यों जाते हैं, ज़रूरी क्यों है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एस्टेब्लिश बेसलाइन मेजर्स एंड रिवील ट्रेंड्स। हमने एक बुनियादी पैमाइशी पैमाने देने हैं
जिसकी बेस के ऊपर हम प्रोसेस को एवेल्युएट करेंगे और प्रोसेस किस तरफ को जा रहा है, क्या हमें सही क्वालिटी सही प्रोडक्ट देने जा रहा है, हम उससे पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, वो जो परफॉर्मेंस मेजर्स है वो हमें बताएंगे। प्रोडक्शन हमारी अच्छी चल रही है, हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं, हमारा जीएसएम पूरा आ रहा है, तो ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं रिपोर्ट्स के ऊपर जो हमें शो होते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर हमें ट्रेंड्स का पता चलता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्शन की क्वालिटी, इसके अलावा आपकी कह लें कि जो प्रोसेस की कैपेबिलिटी है वो किधर को जा रही है। डिटरमिन विच प्रोसेस नीड टू बी इम्प्रूव्ड, जब आपको आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस की स्पेसिफिकेशंस का पता होगा, आप रोजाना की बेस के ऊपर उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सा परफॉर्मेंस मेजर अच्छा नहीं चल रहा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यू गेट टू नो टू इम्प्रूव दोज परफॉर्मेंस मेजर्स। इंडिकेट प्रोसेस गेन्स एंड लॉसेस, जैसे कि आज प्रोडक्शन हुई है 2 लाख मीटर है, कल को प्रोडक्शन होती है 2.5 लाख मीटर है, परसों होती है 1.5 लाख, तो आपको अपना गेन और लॉस पता चलता है कि आपके प्रोसेस में आप बेटर जा रहे हो या आप डाउन जा रहे हो। कंपेयर गोल्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब आपको गेन्स और लॉस का पता चलता है, आप परफॉर्मेंस मेजर्स क्या कंपैरिजन करते हो जो आपने सेट स्टैंडर्ड किया हुआ, तो आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअली प्रोसेस और जो आपके गोल्स में उसमें कितना डिफरेंस है, आप कंपैरिजन करते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल एंड टीम एवेल्युएशन, एक परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, जो बंदे काम कर रहे होते हैं उनको पीरियोडिकली एवेल्युएट किया जाता है कि जो टास्क उनको असाइन किए गए हैं वो सही तरह से परफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए, उनको जो जॉब डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं उन जॉब डिस्क्रिप्शंस के वर्सेस उनकी ड्यूटी एवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस मेजर बनाए जाते हैं। तो जो परफॉर्मेंस मेजर होंगे उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि इंडिविजुअल्स को और टीम को एवेल्युएट किया जा सके। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेक बिजनेस डिसीजंस, इसकी बेस के ऊपर बिजनेस डिसीजन भी किए जाते हैं, क्या ये प्रोसेस अब फिजिबल है, हम करें, नया वाला लगाएं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें, सो एंड सो फोर्थ। डिटरमिन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका रेवेन्यू कितना है, आपने कितनी सेल्स की है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कॉस्ट कितनी रिड्यूस की है, क्वालिटी कितनी बेटर की है, नई मार्केट्स में कितनी में एंटर हुए हैं, तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है। तो ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, उनसे ये जज की जाती है, एवेल्युएट की जाती है। सम टिपिकल मेजरमेंट्स, आम तौर पे तकरीबन एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजरमेंट्स की जाती हैं डिफरेंट डोमेन्स में की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, चंद एक हम डिस्कस करते हैं। ये बड़ी कॉमन है, आपको बड़े इजीली अंडरस्टैंड आप करेंगे, इसमें कोई पॉइंट हो आपके जहन में कोई शेयरिंग हो तो आप इसमें कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के परफॉर्मेंस मेजर क्या होते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या अच्छी नहीं जा रही है। हम क्या मेजर करेंगे, न्यू प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना नई प्रोडक्ट बनाने के लिए कम टाइम लेगी उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक नई प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होने में जितना टाइम रिड्यूस होगा उतनी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्विक है, उतना उसका प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट है, दैट वी गेट टू नो। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, बहुत देर से वो कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। R&D स्पेंडिंग टू सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम सिर्फ नई प्रोडक्ट नहीं बनाना, उसका काम ये एनालाइज भी करना होता है कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करें तो हमारी सेल्स ज़्यादा हो जाएं। तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्वेज करती है, लोगों की व्यूज़ लेती है और बहुत सारी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती है जिनके ऊपर पैसे लगते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, तो उन एक्सपेंसेस के वजह से सेल्स कितनी बढ़ी, तो इसकी एक रेशो निकाली जाती है। तो जितनी आपके कम एक्सपेंसेस के ऊपर सेल्स ज़्यादा बढ़ती है उतनी ही R&D की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये एक और उसका परफॉर्मेंस में ये है। कॉस्ट एस्टिमेटिंग एरर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो जब नई प्रोडक्ट बनती है तो उसकी कॉस्ट को एवेल्युएट किया जाता है, इतनी की कॉस्ट इसकी प्रोडक्शन में आएगी, या मटेरियल टू मार्केट इतनी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी।
अब उसके अंदर जितने एरर्स कम होंगे, नई प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में जितने एरर्स कम होंगे, उतनी R&D की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। क्योंकि जब प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है उस वक्त उसमें सारे ऑपरेशंस ऐड करना मुश्किल होता है, तो उसमें कॉस्ट में ऊंच नीच होती रहती है जब तक कि वो प्रोडक्शन फेज और सारे डिलीवरी फेज से ना गुजर जाए। तो जितना एरर कम होगा उतनी R&D की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर आ जाए हम मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। इसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं? सेल कॉस्ट टू रेवेन्यू। तो आपकी मार्केटिंग है या सेल्स हैं, जैसे हमने R&D स्पेंडिंग टू सेल्स किया था, ऐसे ही सेल्स कॉस्ट टू रेवेन्यू के सेल्स डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट लेता है रेवेन्यू के वर्सेस। जितनी कम कॉस्ट लेके ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे सेल्स वाले, उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। न्यू प्रोडक्ट सेल टू टोटल सेल, ये भी एक क्राइटेरिया है कि नई प्रोडक्ट्स को मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो सेल्स वालों के लिए हम परफॉर्मेंस मेजर लगा देते हैं कि टोटल जो सेल्स है उनमें से नई प्रोडक्ट की सेल्स आपने कितनी की। कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं, वो तो सेल्स की इतनी एफर्ट नहीं है। जो नई प्रोडक्ट्स को बेचना है, मार्केट में लेके जाना है, दैट इज द रियल मेजर। तो ये एक मेजर डिफाइन कर दिया जाता है कि सेल्स को हम देखेंगे कि टोटल सेल्स के वर्सेस नई प्रोडक्ट की सेल्स उनकी कितनी। न्यू कस्टमर्स, वो नए कस्टमर कितने अट्रैक्ट करके लाए हैं कंपनी में, ये एक और परफॉर्मेंस में है। जितने ज्यादा कस्टमर लेके आएंगे उतना उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना ही बिजनेस का बेनिफिट ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी। सप्लायर्स परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमने सप्लायर पार्टनरशिप में कुछ देखा था, क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के देखे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है? चंद एक चीजें हैं। ऑन टाइम डिलीवरी, कि वो आपको ऑन टाइम डिलीवर करें। जब आप ने जो टाइमलाइन उनको लिए डिफाइन की है, वो उस टाइम के ऊपर आपको सप्लाईज प्रोवाइड करें। बेटा ये माइक किसी का चल रहा है, बंद कीजिए। ये एक परफॉर्मेंस मेजर है, जो सप्लायर आपको ऑन टाइम डिलीवरी देता है, सही टाइम जब आपको रिक्वायर्ड है तब डिलीवरी आती है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। देन सर्विस रेटिंग, जो उसकी सर्विसेज हैं, जिसमें ऑन टाइम डिलीवरी वन ऑफ द सर्विस रेटिंग्स, उसकी सर्विस कितनी अच्छी है, कोई कंप्लेंट्स आती हैं वो कितनी जल्दी उसको रिजॉल्व करता है, कितना कोऑपरेटिव है, डेटा शेयरिंग कितनी है उसकी, कितना क्विकली वो आपके साथ चलता है। तो ये सारी सर्विस में आती हैं चीज़ें। तो उसकी रेटिंग कितनी, ये एक और उसका परफॉर्मेंस में है। तो वो रेटिंग देने के क्राइटेरियाज होते हैं। क्वालिटी परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, वन ऑफ द मेजर परफॉर्मेंस में है कि आपकी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के वर्सेस उसने प्रोडक्ट सप्लाई की है, तो कितनी आपने लॉट्स ले ली हैं तो आपको क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं आया, तो वो उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस है। देन एवरेज लीड टाइम जितना कम होगा, लीड टाइम मीन्स आपने ऑर्डर किया है, ऑर्डर करने से आप तक मटेरियल सप्लाईज पहुंच जाने तक का टाइम, इसका जितना कम होगा उतनी उस सप्लायर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। प्रोडक्शन, योर डिपार्टमेंट, आप जहाँ पे जाके मेनली काम करते हैं, उसमें परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोसेस कैपेबिलिटी, अब प्रोडक्शन मैनेजर्स ने उस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है या उनकी नाअहली की वजह से वो रिड्यूस होगी। आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हो, किस हद तक प्रोडक्शन दे सकते हो, तो ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, ये उसका एक परफॉर्मेंस मेजर है। रीवर्क, प्रोडक्शन में जितना रीवर्क ज़्यादा होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस लो समझी जाती है। तो जितना प्रोडक्शन को स्मूथ किया जाता है कि उसमें रीवर्किंग ना करनी पड़े, इफेक्ट्स कम से कम आ रहे हो, उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। रीवर्क एंड रिजेक्शन, वो दोनों रिलेट करते हैं कि रिजेक्शन होता है फॉल्ट इतना बड़ा है कि उसको रीवर्क नहीं किया जा सकता है, तो वो वाला पीस आपका रिजेक्ट हो रहा है। तो जितनी रिजेक्शन ज़्यादा है उतनी परफॉर्मेंस लो है, जितनी रिजेक्शन कम है कह सकते हैं कि हम 10 लाख मीटर में से 2 मीटर कपड़ा रिजेक्ट हुआ, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। अगर 1000 मीटर रिजेक्ट हो गया तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। तो इस बेस के ऊपर भी उसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्शन की मेजर की जाती है। मशीन डाउन टाइम, मशीन डाउन टाइम यूजुअली होता है जब एक ऑर्डर कंप्लीट होता है तो नया ऑर्डर लगाते हैं, तो उसके लिए मशीन बंद होती है, आपको नई क्वालिटी उसके ऊपर लगानी होती है, तो वो टाइम लगता है।
जितना वो टाइम कम लगेगा, या उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको टाइम चाहिए, मशीन बंद होती है, तो जितना टाइम वो कम लगता है उतनी ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट एफिशिएंट है कि कितनी क्विकली वो इसको रिप्लेस कर देते, सो दैट आपकी प्रोडक्शन सफर ना हो। तो ये वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स है। DHU, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये हम इसके ऊपर पूरा टॉपिक है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जितनी आपकी एक यूनिट के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो अगर कम है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। आप प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जब काम करते हो तो आपको पता चलता है कैसे चीज़ों को इकट्ठा लाया जाए तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। एनर्जी की कॉस्ट कैसे सेव की जा सकती है, आप वहाँ पे कह लें कि एक आध प्रोसेस स्किप कर दें, दो प्रोसेस को इकट्ठा मिला के कर दें, ट्रांसपोर्टेशन को कम कर दें, तो ये कॉस्ट कम हो जाती है। तो जितनी प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक्चुअल परफॉर्मेंस टू गोल्स, आपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है, कि आपने जो मेहनत की है, आप जो काम कर रहे हैं, वो गोल्स के तरफ कितना आप जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होगा, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, विजन मिशन होते हैं, उनको अचीव करने के लिए आप की एफर्ट्स जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं वो किस तरह से उसको अचीव कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, जो काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम से कम करें, जिससे ह्यूमन एज वेल एज मशीनरी एज वेल एज मटेरियल्स का नुकसान हो, वो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जितना नुकसान कम है उतनी ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। एब्सेंटिज्म, जितनी उनकी गैर हाजिरियाँ कम है। टर्नओवर, जितनी इन्वेंट्री टर्नओवर्स और ह्यूमन रिसोर्स टर्नओवर जितना कम है, सॉरी जितना ज़्यादा है, उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एम्प्लॉज सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, सर्वेस किए जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स देखा जाता है कि एम्प्लॉज से ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेटिस्फाइड है। नंबर ऑफ सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट कितनी दी है। नंबर ऑफ सजेशंस इम्प्लीमेंटेड, जो सजेशंस कंपनी ने प्रोवाइड की थी उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया ह्यूमन रिसोर्स ने। ट्रेनिंग आवर्स, ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, कुछ ये ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस मेजर करने के क्राइटेरियाज। कस्टमर की परफॉर्मेंस, कस्टमर वैसे तो कस्टमर होता है लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंस देखी जाती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कितना है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कस्टमर की तरफ से कितनी आती हैं, टाइम टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स कितनी है, कितना है, नंबर ऑफ ऑन टाइम डिलीवरीज कितनी आपने पहुंचाई हैं। तो ये सारे इसके कस्टमर के परफॉर्मेंस में हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू पर एम्प्लॉई, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है कि एक एम्प्लॉई के वर्सेस रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो कम से कम एम्प्लॉइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो, कि वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स है। एक्सपेंस टू रेवेन्यू, के एडमिनिस्ट्रेशन के अपने एक्सपेंसेस क्या है उतना रेवेन्यू अर्न करने के लिए। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, हमने एक बार डिस्कस किया था पुअर क्वालिटी की कॉस्ट क्या आती है, कि आपके मटेरियल वेस्ट होते हैं, आपका प्रोडक्शन टाइम लगता है, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी लगती है, आपकी सैलरीज होती है, सारा कुछ, तो फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाए तो वो सारी जो कॉस्ट पड़ रही होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है। परचेज ऑर्डर एरर्स, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के परफॉर्मेंस में ये परफॉर्मेंस मेजर्स क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस मेजर किस तरह के होने चाहिए, दे शुड बी सिंपल, जो कि एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड करें, जो उसके यूजर हैं वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करें कि इनकी बेस के ऊपर इस प्रोसेस की वैल्यूएशन होगी। फ्यू नंबर, इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, चंद एक होने चाहिए। वैसे तो परफॉर्मेंस मेजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से निकाल लें इंपॉर्टेंट कौन से हैं और अनइम्पॉर्टेंट कौन से। जब आप निकाल लोगे इंपॉर्टेंट ये हैं तो उनको, चंद एक को अब ज्यादा वेटेज दोगे, ज्यादा उनको ऑब्जर्व करेगा, अनइम्पॉर्टेंट को आप कभी कभी देखो। डेवलप्ड बाय यूजर्स, एक्सेप्टेंस विल इंक्रीज, परफॉर्मेंस मेजर्स ऐसे होने चाहिए जो यूजर खुद से डेवलप कर रहे हैं, इससे उन परफॉर्मेंस मेजर की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा है, जो एम्प्लॉइज हैं, दे बेटर नो कि प्रोसेस को कैसे एवेल्युएट किया जाना है,
फिर उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, उसको अडॉप्ट भी करेंगे। रेलेवेंस टू कस्टमर, डेफिनेटली जो भी किसी भी प्रोसेस का क्राइटेरिया दैट शुड बी रेलिवेंट टू द कस्टमर, वेदर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल कस्टमर्स हो। जब रेलिवेंट होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो आउटपुट है कंपनी की वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल क्वालिटी का आप स्टैंडर्ड बनाते हो तो वो उसको उसके मुताबिक बना जो कस्टमर का क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो उससे रेलिवेंट हो जाएगा। आपकी इंटरनली जो आप परफॉर्मेंस मेजर्स बनाते हो वो भी आपका काम हो जाएगा, और जो आपने कस्टमर को डिलीवर करना वो भी ऑलरेडी क्वालिटी के मुताबिक होगा। इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस मेजर इस तरह के होने चाहिए, करेक्टिव एक्शन नहीं, वो प्रोसेस को इम्प्रूव करने वाले, इस तरह के वो परफॉर्मेंस मेजर्स बनाने चाहिए। कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट उनकी कम से कम हो, रिजल्ट्स उसके विजिबल हो, सामने किसी ऐसी जगह पे वो डिस्प्ले किया जाए जहाँ पे एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंटीन है वहाँ पे लगाए जाए, मीटिंग रूम्स है वहाँ पे लगाए जाए, इंडिकेटर डायरेक्ट डिस्प्ले किया जाए कि यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस जा रही है। टाइमली शुड सेव एरर्स एंड कॉस्ट, जब चाहिए तब होने चाहिए। कुछ फाइनेंशियल डेटाज ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आम तौर पे जब वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का टाइम खत्म हो चुका होता है तब वो परफॉर्मेंस मेजर हमारे पास आते हैं, वो जब तब उनकी वैल्यूएशन आ रही होती है, तो उनको टाइमली किया जाए सो दैट कोई एक्शन लेना चाहे ऑर्गेनाइजेशन तो उन पे एक्शन भी ले सके। अलाइंड एक्टिविटीज विद गोल्स, डेफिनेटली जो आप परफॉर्मेंस मेजर के लिए एक्टिविटीज हैं वो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो, ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करना चाहती है वो उसे अचीव करे। रिजल्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट हो, जिसमें आपके इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके जितने भी कह लें कि थर्ड पार्टीज हैं, उनके इंटरेस्ट को आपने साथ लेके कंपाइल करना। सॉरी बेटा। परफॉर्मेंस मेजर्स, देखिए परफॉर्मेंस मेजर्स जब हम बनाते हैं तो उसकी पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। क्वालिटी डिपार्टमेंट या मेनली क्वालिटी काउंसिल जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में ये किस किस तरह के होने चाहिए, वो मेनली ब्रॉड कॉन्सेप्ट उसका देती है। फिर उसको इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से क्वालिटी काउंसिल के डिफाइन किए हुए ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हुए अपने परफॉर्मेंस मेजर्स बनाता है। The quality council has the overall responsibility for the performance measures. Responsibility quality council की है कि उसने performance measures बनाने। They should take input from all stakeholders to develop the system. सबसे information ले लें और develop खुद करें। They should also keep in mind values, vision, mission, goals and objectives. तो performance में ये इस तरह के होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें included हों। कंपनी की वैल्यूज क्या हैं, विजन क्या है, क्या मिशन है, कौन से गोल्स को वो अचीव करने चाहते हैं, कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जहां तक वो जाना चाहती है। मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। क्वालिटी काउंसिल मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज बनाती है, जैसे कि क्वालिटी के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कि पुअर क्वालिटी की कॉस्ट को कम किया जाए, तो इसके लिए परफॉर्मेंस मेजर्स बनाने। रिडक्शन इन नॉन कन्फॉर्मिटीज, नॉन कन्फॉर्मिटीज मीन्स जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं उनके साथ प्रोडक्ट मीट नहीं करते। आपका एक डिपार्टमेंट से जो आउटपुट निकल रहा है उसका जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो उसकी क्वालिटी अभी नहीं है, तो उसमें वो कम से कम होनी चाहिए। ये क्वालिटी की स्ट्रेटजी है जो कि क्वालिटी काउंसिल बनाएगी। इंक्रीज इन सर्टिफाइड सप्लायर्स, सर्टिफाइड सप्लायर्स ज़्यादा होने चाहिए, उससे क्या होगा? आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स ट्रस्टवर्दी होंगे, आपको वो वाली सप्लाईज देंगे जो कि बिल्कुल ठीक होंगी। सर्टिफिकेशन के हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। तो उससे आपकी कॉस्ट कम हो रही होगी, उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही होगी। रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम इन करेक्टिव एक्शंस, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी करेक्शन के लिए जो टाइम है वो कम से कम हो, उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो। तो ये ओवरऑल एक क्वालिटी की स्ट्रेटेजी है, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस मेजर्स बनाए जाए। जैसे साइकिल टाइम नोट कर लिया जाए, जब कोई प्रॉब्लम आए कि कब कितने टाइम में करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। कॉस्ट के लिए स्ट्रेटजीज, कॉस्ट कम करने के लिए
फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन, जब आप ऑप्टिमाइज्ड वे में फ्लोर स्पेस यूटिलाइज करते हो तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लैंड में, आपको छोटी जगह के ऊपर आप ज़्यादा सेटअप लगा सकोगे, अच्छे तरीके से काम कर सकोगे, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। रेवेन्यू पर एम्प्लॉई, रेवेन्यू पर एम्प्लॉई आपका ज़्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी इज अनदर स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय क्वालिटी काउंसिल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपका प्रोसेस फ्लेक्सिबल कैसे होगा? सॉरी बेटा। आपका साइकिल टाइम जितना कम होगा आपका सिस्टम उतना फ्लेक्सिबल बनेगा। सेटअप टाइम जितना आप कम लगाओगे मशीन को सेट करने के लिए, एक नई क्वालिटी चलाने के लिए मशीन सेटअप टाइम जितना कम होगा उतना आपका प्रोसेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, आपको अपनी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लॉट और बैच साइज आपका कितना फ्लेक्सिबल है। कॉमन मटेरियल्स यूज्ड पर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आप जो कॉमन मटेरियल्स हैं वो अलहदा से आइडेंटिफाई करते हो जब मुख्तलिफ क्वालिटीज़ बनाते हो, तो वो जितना आप ज़्यादा कॉमन मटेरियल्स यूज करते हो उतना आपका सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। रिलायबिलिटी कैसे होगी? प्रोसेस कैपेबिलिटी, जब प्रोसेस कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी आपका प्रोसेस ज़्यादा रिलायबल होगा। मशीन डाउन टाइम कम होगा, प्रोसेस रिलायबल होगा। ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट होगी, आप रिलायबल होगे, आपका प्रोसेस रिलायबल होगा। इनोवेशन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन टाइम, ये उसका परफॉर्मेंस मेजर है इनोवेशन के लिए, जैसे R&D का हमने देखा था। पेटेंट्स ग्रांटेड, कितने पेटेंट्स लिए हैं। न्यू प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू वर्सेस टोटल सेल्स रेवेन्यू, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि नई प्रोडक्ट का सेल का रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो R&D की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। These measures are tracked monthly to show trends, हम किस लेवल तक जा रहे हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज, जब हमें ट्रेंड्स का पता चल जाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस इस लेवल तक जा रही है तो हम उसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे अगर सही नहीं जा रही, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। वंस द स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट सिस्टम इज इन प्लेस, the functional areas or work groups may create their own measurement system in line with the strategic system। तो strategies जब define होगी, क्वालिटी काउंसिल ने बता दी, तो जो इंडिविजुअल वर्क ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस मेजर्स डेवलप कर लेंगे, लेकिन उसी की रोशनी में जो पहले क्वालिटी काउंसिल ने गाइडलाइंस डिफाइन कर दी है, जो स्ट्रेटजी उसने दे दी है। क्वालिटी काउंसिल मस्ट मीट periodically टू मॉनिटर करंट एक्टिविटीज एंड प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज। तो वो पीरियोडिक रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए क्वालिटी काउंसिल की, जो कि करंट एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को देखे और फ्यूचर के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाए, फ्यूचर की जो एक्टिविटीज़ डिफाइन करनी है वो करे, या परफॉर्मेंस में ये नए बनाने हैं तो वो उसको बनाए। परफॉर्मेंस मेजर प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस मेजर्स को प्रेजेंट हम कैसे करते हैं? देयर आर 6 बेसिक टेक्निक्स फॉर प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स। टाइम सीरीज हम देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल चार्ट्स किस तरह के होते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। तागू चीज़ लॉस फंक्शन क्या चीज़ है। कॉस्ट ऑफ पूरा क्वालिटी, कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, कुछ उसको प्रेजेंट करने के मेथड हैं जिनको हम बारी बारी भी देखते हैं। और एक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड। क्वालिटी अवार्ड दिए जाते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसके क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो क्राइटेरियाज वो भी एक प्रेजेंटेशन है, किसने कितना मीट किया है, किसको अवार्ड पहला मिला है, किसी को दूसरा मिला है, तो वो भी इसकी मेजरमेंट का एक मेथड है। टाइम सीरीज ग्राफ, सॉरी बेटा। As you can look on your screen, टाइम सीरीज ग्राफ बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये गोल्ड प्राइस है पर आउंस एवरी ईयर, वक्त के साथ साथ गोल्ड की प्राइस कहाँ तक गई है। तो ये हम देख सकते हैं 1900 से शुरू होकर 2009 तक। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेसेस के
इंडिकेटर्स को हम शो कर सकते हैं कि वक्त के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस आई हैं, वो परफॉर्मेंस मेजर कहाँ तक गया है, ये कॉस्ट कितनी बढ़ी है, प्राइस इसकी जो गोल्ड है उसकी प्राइस कितनी ऊपर गई है। इसी तरह से सपोज R&D है, R&D का जो न्यू प्रोडक्ट्स सेल है वो कितना है, हर साल का नोट कर लिया जाए तो वो ऊंच नीच उसकी हर साल की ऐसे ग्राफ में शो हो रही होगी, जिससे पता चल रहा होगा कि उस R&D की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर टाइम सीरीज ग्राफ। एंड वी हैव कंट्रोल चार्ट्स लाइक दिस। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ये आपके एक्स एक्सिस के ऊपर सैंपल नंबर है, देन परसेंट रिकवरी, कोई एक सैंपल है उसकी रिकवरी कितनी हुई है, 100% आपने रिकवरी कर ली है। एक कह लेंगे आपने लिमिट्स डिफाइन कर दी जिसके अंदर ये एक सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के ऊपर और नीचे UWL एंड LWL, अपर वार्निंग लिमिट एंड लोअर वार्निंग लिमिट, कि अगर आप का जो परसेंट रिकवरी है इनसे ऊपर या इनसे नीचे आए तो एक वार्निंग आपको मिलेगी कि इससे ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, अब ये वो वाली लिमिट्स हैं जिनसे बाहर जाएगा डेटा तो आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपके परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर जा रही है। तो ये इस तरह के ग्राफ्स उनको कंट्रोल चार्ट्स कहा जाता है जिसमें कंट्रोल लिमिट्स लगाई जाती हैं। आप टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहते हो तो उससे उस प्रोसेस की परफॉर्मेंस आपको पता चलती रहती है और साथ ये भी पता चलता रहता है कि आप किस लेवल तक उसमें जा सकते हो। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, इसको CP कहते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स को मेजर कैसे किया जाता है, अलाउएबल प्रोसेस वेरिएशन एंड एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन। ये होता है USL, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। इसको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। इस रेशियो से हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं। जितना कह लें कि CP की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी उतना ही LSL, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बीच में आपका प्रोसेस चल रहा होगा। जितनी आपको प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके दरमियान में ही आपका काम सारा हो रहा होगा, आपका प्रोसेस वर्क कर रहा होगा। अगर एक होगा इसका मतलब आप बिल्कुल बाउंड्री पे चल रहे हो, आपकी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बीच में एग्जैक्टली आपका प्रोसेस चल रहा है। और अगर आपका प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन लिमिट्स से आपका प्रोसेस आउट चला जाता है, जितनी आप उसकी स्पेसिफिकेशन रखना चाहते हो उससे आपकी स्पेसिफिकेशंस आउट हो जाती हैं तो CP की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, जो कि आपके लिए वार्निंग। तागुचीज लॉस फंक्शन, जैसे हमने पिछला चार्ट देखा, जितना आपके परफॉर्मेंस की जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोसेस की वो सेंटर्ड रहती हैं उतना आपका लॉस कम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे ये वाला ग्राफ सेंटर्ड होता जा रहा है उतना उतना आपका लॉस कम होता जा रहा है। इसको डिटेल से स्टडी हम करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि जितनी आपका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर रहता है उतनी ही आपका लॉस कम होता है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए मेनली दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी। जब आप एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके प्रोसेसेस में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करते हो ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी बने। और दूसरा काम आप ये करते हो कि जो चीज़ें ठीक नहीं बनी उनको आप करेक्ट करते हो। जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए, उतने आपको डिफेक्ट्स ज़्यादा रिमूव करने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ती है। और जैसे ही आप क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट आप बढ़ाते हो, ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट कम बियर करनी पड़ती है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट है इन दोनों का सम मिनिमम होता है, तो उस पॉइंट को आप कह लें कि सही क्वालिटी वाला पॉइंट कहते हो, जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को
कम प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो, जो कि क्वालिटी को भी मीट करती है। लेक्चर हमारा यहाँ तक था। अब आपकी अगली असाइनमेंट है। एक तो असाइनमेंट आपने 7 तक जमा करवानी है। नेक्स्ट असाइनमेंट नोट कर लें, कीपिंग इन व्यू द स्पिनिंग वीविंग निटिंग। आपके लिए वीविंग है। वीविंग इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री डिजाइन हुई होगी, या इंटर्नशिप के लिए डिजाइन होगी, या जहाँ पे आपने विजिट किया। इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई स्पेसिफिक नहीं है। समराइज द परफॉर्मेंस मेजर्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड। Also explain the following for each performance measure. Reason of selection और application of that performance measure, क्यों select किया गया, benefits after application। तो उसको performance measure को apply करने के बाद आपकी कंपनी को क्या benefit होंगे। तो बहुत सिंपल है, एक इंडस्ट्री चूज कर लें और मेरी तरफ से आपने कम से कम 10 परफॉर्मेंस मेजर्स लिखने हैं। आप प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन के लिखो, मार्केटिंग के लिखना चाहते हो, मार्केटिंग के लिखो, बट फैक्चुअल लिखो, जहाँ पे आपने विजिट किया हो, बाय द नेम ऑफ दैट इंडस्ट्री आपने लिखना। एटलीस्ट 10 सर कोई परफॉर्मेंस एग्जांपल मेजर। देते हैं इसकी? प्रोडक्शन है, जैसे सपोज आप कहते हैं कि सफायर में आप जाते हो, तो सफायर में प्रोडक्शन हो रही है। परफॉर्मेंस मेजर है एक, उसकी प्रोडक्शन, कितने मीटर कपड़ा रोजाना प्रोड्यूस होता है, एक हो गया। उसके नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आते हैं, पर यूनिट लेंथ होगा, वो इसका परफॉर्मेंस मेजर होगा। फिर उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे होंगे, उसमें एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, उसमें गैर हाजिरियाँ कितनी होती हैं। हमने बहुत सारे अभी डिस्कस किए हैं ना, तो उनमें से आप ले सकते हैं, लेकिन जो आप रियली वहाँ पे होंगे वो आपने लिखने हैं। और फिर ये दो वाले आपकी वैल्यूएशन असाइनमेंट की इस बेस पे होनी है, और ये सबके डिफरेंट होंगे। रीजन ऑफ सिलेक्शन और एप्लीकेशन, ये परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज अप्लाई क्यों किए गए और इनके बेनिफिट क्या। सो एनी क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। सर जी सर जो असाइनमेंट हमने सबमिट करवानी है 7 डेट को, सर उसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें। उसमें हमने मतलब कोई मतलब आइडिया अपना प्रेजेंट करना है, जिसमें हमने उसका विजन और उसका मिशन वगैरह वो सब चीज़ें सर लिखनी है, फिर कुछ और है, इसको थोड़ा बता दें ज़रा। हाँ, आपके दो है ना असाइनमेंट्स। पहली जी असाइनमेंट सर। में आपने किसी भी कंपनी के विजन मिशन वगैरह को लिखना है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है अपने खुद से कि ये विजन का मतलब क्या है, मिशन का मतलब क्या है। जब कोई क्वालिटी पॉलिसी डिफाइन की गई है तो वो किस लिए डिफाइन की गई है, एक्चुअली वो टीम क्या करना चाहते हैं, उसको एलेबोरेट करना है। दूसरी आपकी ये प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ें डिफाइन करनी है। ये तो डेफिनेटली सबकी डिफरेंट होंगी, तो उसकी एक आपने शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनानी, उसकी वीडियो बना के आपने अपलोड करनी, चाहे आप सर रिकॉर्डेड वीडियो करनी है, पीपीटी पीपीटी अपलोड करनी पीपीटी कर दें, वीडियो कर दें, बोथ आर ओके, आपको है? जैसे ओके सर, फिजिबल फाइन। लगे। बस वहाँ पे आपकी फाइल जिसमें आपकी वॉइस हो और आपकी प्रेजेंटेशन हो, तो वो वीडियो हो या आपकी पीपीटी हो, बोथ आर ओके। सर ये यहीं पे अपलोड करनी है टीम्स पे? हाँ बेटा, इधर ही करनी है, क्योंकि यहीं से वैल्यूएशन होगी। इंडिविजुअली मैं हर एक ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज ये चेक नहीं कर सकता। सो यहाँ से मैंने देखना है, जिसकी सबमिट नहीं हुई उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू अपलोड ऑन टीम्स। ओके सर। ये असाइनमेंट 2 की लास्ट डेट क्या है सर? ये जो अभी दी है बेटा, इसको जी सर। इसको मैं आपको 2 वीक दे रहा हूँ आज से। सर ये ग्रुप में है कि इंडिविजुअल है सर? इंडिविजुअली बेटा, इट्स नॉट अ बिग असाइनमेंट, बहुत छोटी सी असाइनमेंट, सिंपल है। सर यूं तो आप इंडिविजुअली ईद आ जाएगी सर बीच में। बेटा अभी देख लो, 10 दिन पड़े हैं, आप एक दिन में बना लोगे। आज बना लो तो ज्यादा अच्छा है, अगर आखिरी दिन बनानी है तो पैनिक आपने ही करनी है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।